अस्सलामुअलैकुम। इंटर 100 नंबर की उर्दू के साथ मैं आपके सामने हूँ। चूँकि ये सिलेबस बहुत लंबा है, इसलिए आज 2 अफसाने एक साथ पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त रहते आपके कोर्स पूरे हो जाएं। अगर आपको सभी वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो वक्त पे आपको मिल सके। तो सीधे सीधे हम अफसाने की तरफ चलते हैं। प्रॉमिस, जिसकी लिखने वाली हैं जिलानी बानो। जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 को बदायूं में हुई। इनके 2 नावल हैं, ऐवान गज़ल और बारिश संग। इनका एक अफसाना है जिसका नाम है रात के मुसाफिर। प्रोमिस अफसाने का जो मरकज़ी किरदार है वो अम्मू है, और इसके अलावा कई किरदार काम करते हैं, जिसमें हैं खुर्शीद, रशीद, जमशैद और हमीद, जो अम्मू के बेटे हैं। खुर्शीद जिसका आखिरी में शिन ये दाल है, रशीद जिसका आखिरी में शिन ये दाल है, और जमशैद जिसके आखिरी में शिन ये दाल है। ये सभी विदेशों में रहते हैं, जबकि हमीद एक सियासी पार्टी का लीडर है, वो इंडिया में ही रहता है। खुर्शीद शिकागो में डॉक्टर है, रशीद अमेरिका में इंजीनियर है, और जमशैद न्यूयॉर्क में इंजीनियर है। अब सीधे सीधे हम अफसाने पर आते हैं। अम्मू के शौहर एक वकील थे। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की आला तालीम के लिए बहुत खर्च किया, अपनी जायदाद तक बेच डाली। उन्होंने अपने 3 बच्चों को आला तालीम दिलवाई, जिसकी वजह से वो तीनों बाहर चले गए, अमेरिका चले गए और वहाँ अच्छे ओहदे पर फायज हुए। एक छोटा बेटा जिसका नाम हमीद है, उसे पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो एक सियासी लीडर बना। इसका भी एक किस्सा है कि वो पहले स्कूल जाता था, स्कूल में दिल नहीं लगता तो वो सियासी प्रोग्राम में चला जाता, वहाँ वो भाषण करने लगता, तकरीर करने लगता। और एक बार ऐसा हुआ कि उसने कुछ ऐसा जुर्म कर दिया जिसकी वजह से वो जेल में चला गया। जेल में जाने के बाद उसकी किस्मत ही बदल गई। बहुत सारे सियासी लीडर उसके पास आए और कहा कि तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन कर लो तो मैं तुम्हें जेल से निकाल दूंगा। उसने एक पार्टी को ज्वाइन कर ली और वो जेल से निकल गया। जेल से निकलने के बाद उसने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन के बाद कामयाब हुआ, और वो अब मरकज़ी वज़ीर है, यानी सेंट्रल मिनिस्टर। अब देखें अम्मू, जो बेचारी बहुत ही परेशान हाल है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम तो दिलवाई, सभी बच्चे बाहर चले गए। हमीद है, हमीद को भी फुर्सत नहीं मिलती है अपने कामों से। अम्मू को कैंसर का मर्ज़ है, वो दिन भर बिस्तर पे पड़ी रहती है। ख्वाजा भी, जो इसकी खादमा है, वो इसकी खिदमत में लगी रहती है। बच्चे बाहर से उसके लिए पैसा भेज देते हैं, अम्मू का इलाज चलता है। लेकिन आखिरी वक्त में एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि कोई उसके पास बैठे, कोई अपना हो जिससे वो दिल की बात करे। अम्मू इन सब चीज़ों से महरूम है। अब आखिरी में देखें कि अम्मू के बच्चों ने वादा किया था कि हम 4 भाई हैं, इसलिए माँ के जनाजा के लिए हमको बाहर से किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। हम चारों भाई माँ का जनाजा उठा लेंगे। अम्मू की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, और इससे पहले भी अम्मू ने अपने बच्चों को कॉल किया है, बच्चियों को, पोते पोतियों को वो कॉल करती ही रहती हैं। लेकिन इस बार जब कॉल किया है तो उसमें बताया है कि अब वो कुछ दिनों के मेहमान हैं। ख्वाजा भी ने भी कहा है कि अम्मू की तबीयत बहुत ही सीरियस, बहुत ही ख़राब हो चुकी है, इसलिए आप लोग चले आएँ, क्योंकि अम्मू के ज़िंदा रहने की उम्मीद बहुत ही कम है। तीनों बेटे जो बाहर रहते हैं वो कहते हैं, वो प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले तो ये फ़िक्र होती है कि वो लोग जिस माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं, क्या वो माहौल भारत में मिलेगा। बच्चे तो और भी आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसा कि उनको लगता है। बहरहाल ये अम्मू का आखिरी वक्त है, इसलिए सभी बेटे आने के लिए तैयार होते हैं। और हमीद हमीद कहता है कि मैं तो भारत में ही हूँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बस एक कॉल कर देना, मैं पहुँच जाऊँगा। वो तीनों बेटे अमेरिका से इंडिया के लिए आते हैं, और इंडिया आने के बाद अम्मू से बात करते हैं, अम्मू से मिलते हैं। बहुत दिनों के बाद जब अम्मू अपने बच्चों को देखती है, बेटों को देखती है, तो उसकी ज़िंदगी लौट आती है। वो बहुत खुश होती है। वो अपने बच्चों को साथ पाकर बहुत खुश होती है, और शायद यही खुशी है कि उसकी बीमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे में वो तीनों बेटे बहुत ही फ़िक्रमंद होते हैं, क्योंकि उन्होंने वक्त ले लिया है, एक ख़ास दिनों की छुट्टी ली है उन्होंने।
तो वो सोचते हैं कि अगर अम्मू के मरने में वक्त लग गया तो फिर उनके साथ परेशानी खड़ी हो सकती है, और अम्मू है जिनकी सेहत दिन ब दिन ठीक होती जा रही है। ऐसे में वो तीनों बेटे एक दिन फैसला करते हैं कि अम्मू को कुछ बताए बगैर यहाँ से चला जाए। तो वो तीनों बेटे एक दिन सुबह में ख्वाजा भी को बुलाते हैं, खादमा को बुलाते हैं, उसे कुछ रुपये देते हैं और कहते हैं कि तुम अम्मू का इलाज सही ढंग से करवाना, हम लोग जा रहे हैं। वो तीनों बेटे चले जाते हैं। गालिबन ये बातें अम्मू सुन लेती हैं। वो तीनों बेटे जब बाहर निकल जाते हैं उसी वक्त अम्मू की जान चली जाती है, यानी अम्मू मर जाती हैं। अम्मू के मरने के बाद ख्वाजा भी देखती हैं कि अरे अम्मू तो मर गई। उसके बाद वो उन चारों बेटों को कोई खबर नहीं करती है। सबसे पहले वो कब्रिस्तान फ़ोन करती है और कहती है कि एक लावारिस लाश यहाँ पड़ी हुई है, आप आएँ, कुछ लोगों को लेकर आएँ और इस लावारिस लाश को दफना दें। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आजकल की जो दुनिया है, आजकल का जो दौर है, वो बहुत अजीब दौर है। लोग अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करवाने के लिए, आला तालीम देने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन वही बच्चे आखिरी वक्त में अपने वालिदैन का सहारा नहीं बनते, क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इस तरह उलझ जाते हैं कि किसी और को अपनी ज़िंदगी में लाना उनके लिए आसान नहीं होता। चलिए अब दूसरा अफसाना हमारे सामने है, भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत के खालिक हैं शफ़ी जावेद, यानी अफसाना निगार हैं शफ़ी जावेद। शफ़ी जावेद साहब एक बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं और उनका ताल्लुक़ रेवढ़ा ज़िला दरभंगा से था। अब यहाँ सीधे देख लेते हैं कि भूले बिसरे गीत का जो ख़ास किरदार है वो सैयद अज़ीज़ अहमद हैं, जो एक डायरेक्टर के ओहदे से सुबकदोश हुए हैं, यानी रिटायर हुए हैं। उनका एक दोस्त है जिसका नाम है रवि रंजन, जो पुराने जर्नलिस्ट थे। अब सीधे सीधे आते हैं अफसाने की तरफ। पहले उन्वान जान लें, भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बहुत पुरानी फिल्मों के गाने सुनाए जाते हैं। यह ऑल इंडिया रेडियो पे सुबह में ये प्रोग्राम चलता है जिसमें ऐसे गाने सुनाए जाते हैं जिसको लोग भूल चुके हैं। शफ़ी जावेद ने इसको अपना उन्वान बनाकर ये बताना चाहा है कि एक इंसान भी जब तक कारामद होता है, जब तक काम का होता है, लोग उसको याद करते हैं, और जब वो काम नहीं करता है तो लोग उसको भूल जाते हैं। तो डॉक्टर सैयद अज़ीज़ अहमद जब रिटायर हुए, डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हुए, तो कुछ ही दिनों में लोगों के जहनों से भी फरामोश कर दिए गए। सबसे पहले उनकी ज़िंदगी बदली। उनके पास जो गाड़ी थी उन्होंने गाड़ी छोड़ दी। उसके बाद लोगों से मिलना मिलाना भी इनका कम हो गया। उन्होंने नेम प्लेट में सैयद अज़ीज़ अहमद डायरेक्टर की जगह सिर्फ सैयद अज़ीज़ अहमद रखा, जिसकी वजह से लोग भी उनको भूल गए। उसके बाद आगे ये है कि एक बार वो किसी शादी में गए, किसी तकरीब में गए। वहाँ जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वही लोग जो कल तक उनको सलाम करते थे, उनके आगे पीछे घूमते थे, वो सभी लोग इनको फरामोश कर चुके हैं, इनको इग्नोर करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ जाने पर उनको एहसास हुआ कि जब इंसान कारामद होता है तो उसकी पूछ होती है। वो अपने घर आए। घर आने के बाद भी उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अजीब सी थी। उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वो देखते थे कि घर वाले के जो रवैये हैं वो बिल्कुल बदले हुए हैं। इंसान का सबसे बड़ा सहारा आखिरी वक्त में अगर कोई होता है तो वो उसकी बीवी होती है। उनकी बीवी ने भी उनका साथ छोड़ दिया था, बल्कि हमेशा उनको कुछ कहती थी, और उन्हें कहती थी कि आप डायरेक्टरी की लाश कब तक कांधे पर लिए घूमिएगा। मतलब ये कि उनकी बीवी कहती थी कि अब आपका इनकम बहुत कम है, आपकी आमदनी बहुत कम है, इसलिए आप कोई काम करना शुरू कर दें। डायरेक्टर सैयद अज़ीज़ अहमद कहते थे कि मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ, अब जो भी काम हमको मिलेगा वो मेरे मेयार के मुताबिक नहीं होगा, मेरे लेवल के मुताबिक नहीं होगा, और लोग जब मुझे देखेंगे कि एक डायरेक्टर जो पहले डायरेक्टर हुआ करता था अब इतना ये छोटा सा काम कर रहा है, तो उनकी बेइज्जती होगी। यही बात थी जिससे अज़ीज़ अहमद नौकरी नहीं करना चाहते थे। तो उनकी बीवी अक्सर कहा करती थी कि आप डायरेक्टरी की लाश लेकर कब तक घूमिएगा, आप भूल जाइए कि आप कभी डायरेक्टर थे। अब आप बिल्कुल बदल चुके हैं, आपकी आमदनी बहुत कम हो चुकी है,
घर की ज़रूरियात उसी तरह से हैं, लोगों के ख़र्चे उसी तरह के हैं, तो आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इनका बेटा भी था, बेटा भी अक्सर इनसे सवाल किया करता था, इनको ताने दिया करता था। वो कहता था कि आप डायरेक्टर रहे हो तो रहें, लेकिन ये बताइए कि आपके ईमानदार होने से आपको क्या फ़ायदा पहुंचा। वो उस वक्त कहता था जब डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद कहा करते थे कि बेटा मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली, कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया। तो ये बात सुनकर उनके बेटे को गुस्सा आता और वो कहता है कि आप डायरेक्टर रहें तो रहें, इससे क्या मतलब। आपके कम ओहदे के लोग रिश्वत लेकर चाहे जैसी कमाई हो उस कमाई के ज़रिए बहुत बड़ी जायदाद तैयार कर लेते हैं, और आप तो इतने बड़े ओहदे पर थे लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं है। तो ये बात भी डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद को बहुत बुरी लगती। वो फारिग वक्त में टीवी देखना चाहते, तो टीवी के सामने उनका नवासा बैठा हुआ रहता जो अपने पसंद का चैनल देखता। एक दिन डायरेक्टर साहब वहाँ गए, उनको ख़बरें देखनी थी, तो उन्होंने चैनल टीवी का रिमोट मांगा। उनका नवासा जो उस पर प्रोग्राम देख रहा था, प्रोग्राम का नाम है लो ऑन इंटरनेट। उसने क्या किया कि रिमोट फेंक कर दिया और वहाँ से गुस्से में उठ कर चला आया। ये बात डायरेक्टर अजीज़ अहमद को बहुत बुरी लगी। उनको एहसास हुआ कि लोगों ने कैसे उनको फरामोश कर दिया है। बाहर तो बाहर घर के लोगों ने भी उनका साथ देना छोड़ दिया है, बात बात पर ताने दिया करते हैं, बात बात पर उनको इग्नोर किया जाता है। तब उनको अपना पुराना रेडियो याद आया, पुराना ट्रांजिस्टर याद आया जो वो कभी सुना करते थे। जब वो बिल्कुल अकेले हो जाते थे तो ट्रांजिस्टर पर भूले बिसरे गीत का जो प्रोग्राम हुआ करता था वो सुना करते थे। अब उनको अपने उस पुराने ट्रांजिस्टर की याद आई। उन्होंने उसे ढूंढना चाहा, लेकिन वो आसानी से मिला नहीं। वो कबाड़ खाने में गए और बड़ी मुश्किल से वो ट्रांजिस्टर निकाला। उस वक्त प्रोग्राम चल रहा था भूले बिसरे गीत। इन्होंने उसको ऑन किया और ऑन करते ही ये इस दुनिया से चले गए। इसमें कुछ बातें हैं जो इस अफसाने में जो मैंने कही है इसमें नहीं आ सकी हैं कि डायरेक्टर सैयद अजीज़ अहमद बहुत बीमार भी हो गए थे। उन्होंने ईसीजी भी करवाया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि उनको बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और सिगरेट जो उनका पुराना साथी था, डॉक्टर ने कहा कि अब वो सिगरेट को छोड़ दें। इसी तरह एक पुराने दोस्त इनके थे रवि रंजन, जो पुराने जर्नलिस्ट थे। उनसे कभी कभी किसी मोड़ पर उनकी मुलाकात हो जाती तो उनसे कुछ बातें हो जाती। तो यही भूले बिसरे गीत अफसाने की तलखीस है, जो आज के दौर का एक आईना है कि आज इंसान अगर कारामद हो तो लोग उसको पूछते हैं, और जब वही इंसान रिटायर कर जाता है तो लोग उसको फरामोश कर देते हैं। बड़ा से बड़ा आदमी सिर्फ चचा, नाना या दादा बन के रह जाता है। वो इंसान अपने पुराने दौर को देखता है कि पुराने दौर में लोग उसको कितनी अहमियत देते थे, और उसका मुवाजना वो हाल में करता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। इस अफसाने की रोशनी में शफ़ी जावेद की अफसाना निगारी पर जब हम रोशनी डालते हैं तो देखते हैं कि शफ़ी जावेद ने एक ऐसे मौजू को उठाया है, एक ऐसे मौजू को सामने लाया है जिससे आज का समाज दो चार है। और लगभग हर इंसान की यही कैफियत है कि जब तक वो कारामद है लोगों के नज़दीक उसकी कद्र है, और जैसे ही वो इंसान रिटायर हो जाता है या काम का नहीं रहता है तो फिर उसकी कद्र भी ख़त्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और ख़ास तौर से ये है कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो है वो आपको मिल सके। और एक ख़ास बात और भी बताना चाहता हूँ कि आप इस पर इंटर के भी सभी सबक पढ़ पाएंगे। इसके बाद इंटर 50 नंबर, इंटर 100 नंबर और मैट्रिक का कोर्स भी कराया जाएगा।
इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने वो साथी जो अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं, आप उनसे जुड़िए। ये उर्दू की खिदमत है, और उर्दू की खिदमत में आप अपना ताउन दें।